यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। अगर कोई 2026 में अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है ना, और ये सोचकर बैठा है कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोग उसके कस्टमर्स हैं, तो वो पहले दिन ही हार चुका है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। राइट। और आज के इस डीप डाइव में हम मास मार्केट के इसी मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज है वो भारत के टॉप बिजनेस लेसन्स का एक ऐसा निचोड़ है जो किसी किताबी थ्योरी पे नहीं, बल्कि ब्रूटल रियलिटी पे बेस्ड है। हमारा आज का मिशन बहुत क्लियर है, और वो है एक अचूक चेकलिस्ट तैयार करना। एग्जैक्टली एक सोलो फाउंडर के लिए 2026 में अपने छोटे बिजनेस को 10x स्केल करने की चेकलिस्ट, और वो भी अपनी मन की शांति खोए बिना। और मैं कहूंगा कि ये जो मिशन है ना, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले बिजनेस शुरू करता है उसके पास विजन तो दुनिया भर का होता है। सही बात है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ऑपरेशंस और भागदौड़ के बोझ तले इतना दब जाता है कि ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बर्नआउट हो जाता है। बिल्कुल। इस पूरे एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना काफी नहीं है। असल में वो बोरिंग काम जिससे अक्सर फाउंडर्स भागते हैं, वही असली वेल्थ बनाता है। ये नजरिया हमारी आम सोच को काफी चुनौती देता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ सोर्सेज में दिए गए फैक्ट्स और स्ट्रेटेजीज का एनालिसिस कर रहे हैं। राइट। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये डीप डाइव बहुत आई ओपनिंग होने वाला है। तो चलिए सीधा इस चेकलिस्ट के पहले कदम पर आते हैं। सही कस्टमर की पहचान। एग्जैक्टली। बिजनेस शुरू करते टाइम जो सबसे बड़ी गलती सामने आती है वो है हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश करना। और यहीं से सिस्टम टूटना शुरू होता है। बिल्कुल। सोर्सेज के हिसाब से ये 140 करोड़ की आबादी का फंडा एक छलावा है। अगर किसी को सच में पैसे कमाने तो उसकी असली मार्केट सिर्फ टॉप के 10 लाख लोग हैं। और यहीं से रणनीति बदलनी चाहिए। इस टॉप लेयर तक पहुंचने के लिए सोर्सेज में एक फ्रेमवर्क का जिक्र है, मैन फ्रेमवर्क, MAN। ओके, तो ये MAN क्या है? M मतलब मनी यानी पैसा, A मतलब अथॉरिटी यानी निर्णय लेने की ताकत, और N से नीड यानी जरूरत। मतलब कस्टमर के पास सिर्फ जरूरत होना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास पैसा नहीं है और वो खरीदारी का आखिरी फैसला खुद नहीं ले सकता, तो वो आपका कस्टमर नहीं है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पैसे वालों को ही टारगेट करना थोड़ा एलीटिस्ट मानसिकता नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है। राइट। क्योंकि बिजनेस शुरू करने वाला हर इंसान एक आम आदमी की समस्या हल करना चाहता है। अगर कोई सिर्फ टॉप 10 लाख लोगों पर फोकस करेगा तो क्या वो एक बहुत बड़े वर्ग को इग्नोर नहीं कर रहा है? सटीक एनालॉजी देता है, मछुआरा और करोड़पति की। इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आप नावें बनाते हैं। वो नाव आप एक गरीब मछुआरे को भी बेच सकते हैं और एक करोड़पति को एक प्रीमियम यॉट के रूप में भी बेच सकते हैं। राइट। दोनों में डिजाइन और हुनर तो लगभग एक जैसा ही लगेगा। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ असली गेम मैकेनिज्म का है। आप जिसको भी अपना सामान बेचते हैं ना, असल में आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं। ओह, मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम अब सीधे तौर पे फाउंडर की प्रॉब्लम बन जाती है। 100%। अगर आप मछुआरे को नाव बेचते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की कमी। तो वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा। बिल्कुल। फिर वो EMI पर नाव लेगा। अब हर महीने उस EMI की रिकवरी के लिए फोन करना, स्ट्रेस लेना, कैश फ्लो की चिंता करना, ये सब आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। बाप रे, ये तो एक सोलो फाउंडर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और इसके उलट अगर आप करोड़पति को यॉट बेचते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि यॉट का इंटीरियर प्रीमियम होना चाहिए, या कि आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट ले सकते हैं। ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रोथ लाती हैं। बिल्कुल। एक सोलो फाउंडर को ये चुनाव करना ही पड़ता है कि वो किन प्रॉब्लम्स के साथ अपना रोजमर्रा का दिन बिताना चाहता है। ये लॉजिक बहुत कुछ साफ कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि अपनी पीस ऑफ माइंड बचाने के लिए हमें उन कॉम्प्लेक्स चीजों को हटाना होगा जो हमें थका देती हैं। हाँ, और सोर्स में भी रोती आत्मा टाइप के कस्टमर्स का जिक्र है। रोती आत्मा मतलब जो हमेशा शिकायत करते हैं? एग्जैक्टली। जो हर छोटी चीज पर मोलभाव करते हैं और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मतलब डाउनसाइड को मैनेज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व करके अपसाइड को बढ़ाना ही 10x ग्रोथ का पहला नियम है। सही कहा। और जब आप प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करने का डिसीजन ले लेते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेप आता है प्राइसिंग। हाँ, प्राइसिंग। एक सोलो फाउंडर अपनी सर्विस की कीमत कैसे तय करे कि वो स्केल करने के लिए कैश बचा सके? तो प्राइसिंग के मामले में जो पुराना मॉडल था ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी अपनी लागत में थोड़ा मुनाफा जोड़ो और कीमत तय कर दो। राइट।
सोर्स के मुताबिक वो मॉडल अब काम नहीं करता। इसकी जगह जिस नए कॉन्सेप्ट ने ली है वो है परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू यानी कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉजिक पर नहीं, मनोविज्ञान पर काम करता है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। जैसे आज लोग दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए 15,000 रुपए का टिकट खरीदते हैं। हाँ, 15,000। राइट। अगर हम लॉजिक की बात करें तो वही गाने स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर मुफ्त में और बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी में अवेलेबल है। तो लोग 15,000 रुपए ऑडियो क्वालिटी के लिए तो नहीं दे रहे। एग्जैक्टली वो पैसे असल में उस एक्सपीरियंस, उस स्टेटस और उस इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए दे रहे हैं जिससे वो अपने सर्कल में अपनी एक इमेज बना सकें। उस कस्टमर के दिमाग में उस स्टेटस की परसीव्ड वैल्यू 15,000 रुपए है। ये एग्जाम्पल परसीव्ड वैल्यू के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से खोलता है। अब सवाल यह है कि एक सोलो फाउंडर अपनी ये वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है। हाँ, वो कैसे करे ये सब? सोर्स इसका एक बहुत ही अचूक तरीका बताता है। ना कहने की क्षमता, कैपेसिटी टू से नो। ओके, मतलब क्लाइंट्स को मना करना। हाँ, जब कोई फाउंडर किसी प्रोजेक्ट को इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो उसकी कीमत पर खरा नहीं उतरता, तो ये मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा होता है। मतलब एक कृत्रिम कमी। जब आप सामने वाले को मना करते हैं तो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल, उसे लगता है कि यार इसके पास काम की कमी नहीं है और ये अपने काम को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। यही ना कहने की ताकत आपको प्राइस वॉर से बाहर निकालती है। और इसके साथ ही फाउंडर्स को ये भी चेक करना होता है कि क्या उनकी प्राइसिंग सच में सही डायरेक्शन में है। इसके लिए सोर्स ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन का सिद्धांत देता है। ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन? हाँ, अक्सर फाउंडर्स अपना बैंक बैलेंस देखकर रात को स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल मीट्रिक नहीं होता ये नापने का कि वो सेफ हैं या नहीं। तो ये ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन उस स्ट्रेस को कैसे खत्म करता है? ये मुनाफे को 3 क्लियर पिलर्स में बांट देता है। पहला, क्या बिजनेस का प्रॉफिट इतना है कि उसका एक हिस्सा वापस बिजनेस के सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया जा सके? मेक सेंस। और दूसरा, क्या वो प्रॉफिट आपकी टीम को एक बेहतरीन सी सैलरी देने के लिए काफी है? और तीसरा, क्या उस मुनाफे से फाउंडर अपनी खुद की लाइफस्टाइल को बिना किसी गिल्ट के अपग्रेड कर पा रहा है? वाओ, मतलब रीइन्वेस्टमेंट, टीम और खुद की लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। अगर बिजनेस का मार्जिन इन तीनों जरूरतों को पूरा कर रहा है तो उस फाउंडर को किसी फोर्ब्स लिस्ट या किसी और से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को बेवजह के प्रेशर से बचाने का। तो चलिए, अब तक की चेकलिस्ट में हमने सही कस्टमर चुन लिया और प्राइसिंग भी तय कर ली। लेकिन 2026 में ये टॉप 10 लाख लोग हमें ढूंढेंगे कैसे? I mean, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे बैठना तो एक डूबते हुए जहाज पर बैठने जैसा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज के फाउंडर्स पालकर बैठे हैं। सच तो यह है कि वर्ड ऑफ माउथ अब मर चुका है। बिल्कुल। अटेंशन इकोनॉमी का सीधा नियम है, जहां ध्यान जाता है वहीं पैसा जाता है। राइट। और अगर आप खुद मार्केट में शोर नहीं मचा रहे हैं तो लोग उस इंसान के पास चले जाएंगे जो शोर मचा रहा है, भले ही उसका प्रोडक्ट आपसे कमजोर क्यों ना हो। तो इस अटेंशन को कैप्चर करने और कस्टमर एक्विजिशन को ऑटोमेट करने के लिए सोर्सेज ने क्या स्ट्रैटेजी दी है? टेलर यानी कहानी सुनाने वाला। ओके, तो एक फाउंडर को इनमें से अपना एक अवतार चुनना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूंगी। एक सोलो फाउंडर जो पहले से ही दिन रात अपने ऑपरेशंस देख रहा है, क्लाइंट से डील कर रहा है, उसके पास एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने का टाइम कहाँ है? I mean, ये तो उसे पूरी तरह थकाकर बर्न आउट कर देगा ना। इस चिंता का बहुत सॉलिड सोल्यूशन सोर्स में दिए गए एक 27 साल की आर्किटेक्ट की केस स्टडी से मिलता है। ओके, क्या था इस केस स्टडी में? ये आर्किटेक्ट अपने काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन दिखने में काफी कम उम्र की लगती थी। तो क्लाइंट्स को ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे। एग्जैक्टली। जब वो मीटिंग्स में जाती तो लोग उसके डिजाइन पर बात करने के बजाय उसकी उम्र पर डाउट करते कि इतनी कम उम्र की लड़की हमारा करोड़ों का घर कैसे डिजाइन करेगी। मतलब उसकी एक्सपर्टीज से पहले उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही उसके लिए रुकावट बन रहा था। हाँ, तो इस रुकावट को तोड़ने के लिए उसने एजुकेटर अवतार चुना। ओके, उसने सिखाना शुरू किया। राइट। उसने सोशल मीडिया पर बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल चीजें शेयर करना शुरू की, जैसे किचन लेआउट कैसा होना चाहिए या वार्डरोब का डिजाइन स्पेस कैसे बचाता है। यहाँ गेम वायरल होने का नहीं था, उसे लाखों व्यूज या इन्फ्लुएंसर का टैग नहीं चाहिए था। उसका गोल सिर्फ महीने के 2 सॉलिड इनबाउंड लीड्स पाना था। ओह, मैं समझ गई। उसने अपने कंटेंट को एक 24 घंटे काम करने वाले सेल्समैन और एक फिल्टर की तरह यूज किया। बिल्कुल।
जो लोग उसके टिप्स देखकर उसे कांटेक्ट कर रहे थे वो पहले से ही उसकी एक्सपर्टीज के कायल हो चुके थे। सटीक बात। और इसी को एक्विजिशन वर्कफ्लो का ऑटोमेशन कहते हैं। राइट, जब वो कंटेंट के जरिए अपनी परसीव्ड वैल्यू पहले ही बढ़ा चुकी थी, बिल्कुल। तो क्लाइंट मीटिंग्स का पूरा डायनामिक ही बदल गया। वाओ। जहां पहले मीटिंग की शुरुआत आपकी उम्र क्या है से होती थी, अब वही क्लाइंट्स मीटिंग के एंड में पूछते थे, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ, उम्र से लेकर सेल्फी तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन ये साबित करता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ नाचना गाना नहीं है, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना है। बिल्कुल। अच्छा, लीड्स तो आ गईं, लेकिन अब चेकलिस्ट का सबसे क्रूअल हिस्सा आता है, सेल्स और रिजेक्शन। लीड्स को क्लोज करना भी तो एक माइंडसेट गेम है ना। 100%। बिल्कुल। और इसके लिए सॉस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करता है। रिजेक्टेड मिलियनियर बनाम रिस्पेक्टेड ब्रोक पर्सन। अस्वीकृत करोड़पति बनाम सम्मानित कंगाल। हाँ, ज्यादातर लोग, खासकर जो फाउंडर्स अपनी कला या हुनर से आते हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं। राइट। वो अपना एक सम्मानित दायरा बनाकर रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी से काम मांगा और सामने वाले ने ना कह दिया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये मुझे ना जिम जाने वाले विज्ञान जैसा लगता है। वो कैसे? जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम असल में अपने मसल्स के फाइबर्स को तोड़ रहे होते हैं, जिससे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाँ, ये प्रोसेस दर्द देती है, लेकिन तभी मसल फाइबर वापस जुड़कर पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ा बनता है। वाओ, क्या एनालॉजी है। सेल्स में रिजेक्शन मिलना भी ठीक उसी मसल टियर की तरह है। जब कोई आपको मना करता है तो आपका ईगो टूटता है, लेकिन जितनी बार आप ना सुनेंगे, आपकी सेल्स मसल उतनी ही मोटी चमड़ी की और मजबूत होती जाएगी। एग्जैक्टली। जो इंसान इस दर्द से बचेगा वो सम्मानित कंगाल ही रहेगा, लेकिन जो इस रिजेक्शन के दर्द से गुजरेगा वही करोड़पति बन पाएगा। और समुराई वॉरियर्स भी तो यही करते थे। युद्ध में जाने से पहले वो खुद का अंतिम संस्कार कर लेते थे ताकि उन्हें मौत का डर न रहे। एक सेल्स पर्सन को भी रिजेक्शन का डर ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर रखकर ही बड़े लेवल पर सेल्स की जा सकती है। राइट। अब मान लेते हैं कि किसी ने इस पूरी चेकलिस्ट को फॉलो कर लिया। सही कस्टमर आ गए, प्रीमियम डील पक्की हो गई, कंटेंट से लीड्स आ गई और रिजेक्शन का डर भी खत्म हो गया। मतलब बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा हो गया। तो क्या अब 10x ग्रोथ की गारंटी है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये वो स्टेज है जहां एक सोलो फाउंडर सबसे बुरी तरह टूटता है। ओके। काम इतना बढ़ जाता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। और यहीं पर इस चेकलिस्ट का आखिरी और सबसे कम ग्लैमरस हिस्सा सामने आता है, बोरिंग काम। बोरिंग काम। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इनकम जनरेशन यानी आय पैदा करना और वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने के बीच का फर्क समझना होगा। राइट। और सॉस इसे 3 किरदारों की एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझाता है, महेश, मुकेश और मनदीप। हाँ, चलिए इस मैकेनिज्म को खोलते हैं। तो सबसे पहले है महेश। महेश एक फ्रीलांसर है। वो बाजार जाता है, ऑफिस चेयर्स के पार्ट्स खरीदता है, उन्हें खुद असेंबल करता है और बेच देता है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसे एक आम नौकरी से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिट ये है कि उसके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। राइट। महेश की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ इनकम जनरेट कर रहा है। हाँ। फिर आता है मुकेश। मुकेश सोचता है कि वो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। वो एक ऑफिस किराए पर लेता है, कुछ लोगों को काम पर रखता है, एक वेबसाइट बनवाता है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो वो भी महेश जैसी ही कुर्सी बेच रहा होता है। मतलब मुकेश का फेलियर मैकेनिज्म ये है कि उसने अपने ओवरहेड्स यानी खर्चे तो बढ़ा लिए, लेकिन अपनी परसीव्ड वैल्यू नहीं बढ़ाई। एग्जैक्टली। उसके पास कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, इसलिए वो हमेशा प्राइस वॉर में फंसा रहता है और हर महीने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी निकालने के लिए स्ट्रगल करता है। और आखिर में आता है मनदीप। मनदीप एआई और डेटा का यूज करता है। वो मार्केट को एक ब्रांड के तौर पर अप्रोच करता है। राइट। वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं बेचता, वो अर्गोनॉमिक्स, ऑफिस वेलनेस और हेल्थ बेचता है। तो मनदीप ने परसीव्ड वैल्यू तो बढ़ा ली, लेकिन उसे स्केल करने का असली सीक्रेट क्या था? ये सिर्फ ब्रांडिंग तो नहीं थी। नहीं, असली में वो वही बोरिंग काम था जिससे महेश और मुकेश भाग रहे थे, यानी ऑपरेशंस और सिस्टम्स बनाना। 100% सही कहा। 10x स्केल करने के लिए जो सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं ना, वो बेहद उबाऊ होते हैं। जैसे कि जैसे SOPs,
यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना, प्रोसेस मैनुअल लिखना, हर छोटे बड़े काम के लिए रिपोर्टिंग टेम्पलेट तैयार करना और अपनी टीम को उन सिस्टम्स के लिए अकाउंटेबल बनाना। पता है ये जो एसओपी वाला हिस्सा है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, भारी भरकम वर्ड लगता है। बिल्कुल, एसओपी सुनने में किसी कॉर्पोरेट कंपनी का वर्ड लगता है, लेकिन एक सोलो फाउंडर के लिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप कोई रूटीन काम पहली बार कर रहे हो तो उसे डॉक्यूमेंट कर लें या अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें। एग्जैक्टली। ताकि अगली बार जब आप किसी असिस्टेंट को हायर करें तो आपको वही काम उसे दोबारा ना सिखाना पड़े, वो सिर्फ आपकी वीडियो देखकर काम कर ले। और यही वो बोरिंग काम है। एक फाउंडर के लिए नए क्लाइंट से मिलना, प्रेजेंटेशन देना बहुत एक्साइटिंग होता है, उसमें एक रश मिलता है। हाँ, मजा आता है उसमें। लेकिन अपने कमरे में अकेले बैठकर ये लिखना कि अगर क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया तो स्टेप 2 क्या होगा, ये बहुत बोरिंग है। लेकिन असल में यही उबाऊ काम एक फ्रीलांसर को एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस ओनर बनाता है। I mean, अगर आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आता है तो आप हमेशा ऑपरेशंस के गुलाम रहेंगे। सही बात है। लेकिन अगर आपने बोरिंग प्रोसेस बना दिए तो आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता रहेगा और तभी आप असली वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को एक चेकलिस्ट के रूप में समराइज करें तो 2026 में स्केल करने के लिए 5 कदम बहुत क्लियर हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, 140 करोड़ की भीड़ को छोड़कर सिर्फ टॉप 10 लाख ग्राहकों को टारगेट करें और गलत कस्टमर्स को ना कहकर अपनी पीस ऑफ माइंड बचाएं। बिल्कुल। नंबर 2, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को कचरे में डालें और परसीव्ड वैल्यू के बेस पर प्रीमियम कीमत तय करें ताकि आपकी ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन सेफ रहे। नंबर 3, एजुकेटर, एंटरटेनर या स्टोरी टेलर में से कोई एक अवतार चुनें और कंटेंट के जरिए ऑटोमेटेड एक्विजिशन सिस्टम बनाएं। नंबर 4, सेल्स को मसल हाइपरट्रॉफी की तरह समझें, रिजेक्शन से अपनी मोटी चमड़ी बनाएं और रिजेक्टेड मिलियनेयर बनने का रास्ता चुनें। और आखिरी नंबर 5, महेश या मुकेश बनने के बजाय मनदीप बने और स्केल करने के लिए एसओपीज और सिस्टम लिखने का बोरिंग काम चुपचाप करें। ये चेकलिस्ट सच में किसी भी छोटे बिजनेस को एक स्केलेबल मशीन में बदल सकती है। ये एक बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और डीप डाइव खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर बिजनेस में असली वेल्थ और असली आजादी सिर्फ बोरिंग काम जैसे प्रोसेस मैनुअल और सिस्टम्स बनाना जी करके ही मिलती है, बिल्कुल, तो क्या हम अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस में जानबूझकर ड्रामा, भागदौड़ और कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद को बहुत बिजी और इम्पोर्टेंट फील कराना अच्छा लगता है? क्या हमारा अपना ईगो ही हमारी 10x ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।